नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कैसे विपक्ष ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के बजट पर कंफ्यूजन फैलाया और कैसे खुद वित्त मंत्री ने सारे कंफ्यूजनों को दूर किया। और साथ ही आपको दिखाएंगे किसानों के नए ऐलान के बाद पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर किस तरह फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर बजट को इंडस्ट्री और जानकारों ने अर्थव्यवस्था का मूड बदलने वाला बताया है और इसे रोजगार पैदा करने वाला भी बताया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला और किसानों जवानों की भलाई वाला बताया। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। लेकिन वित्त मंत्री ने इंडिया टीवी पर इन्हीं कंफ्यूजनों को दूर किया। कोरोना काल के पहले बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा हेल्थ पर ध्यान दिया। पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट था, जिसे बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस बार आयकर स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बुजुर्गों को टैक्स से राहत दी गई है। इतिहास का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 34.83 लाख करोड़ का बजट पेश किया तो हर बार की तरह कई सवाल उठने लगे। कंफ्यूजन फैलाया जाने लगा। एसी ब्रिज के दाम क्यों बढ़े, पेट्रोलियम पर सेस क्यों लगाया गया, मिडिल क्लास को कुछ क्यों नहीं दिया गया। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने एक एक कर सारे सवालों के जवाब डायरेक्ट वित्त मंत्री से पूछे। हम टैक्स को टच भी नहीं किया, किसी चीज का प्राइस को बढ़ाया नहीं। खर्च करना है, बड़े मात्रा में करना है, और अगर मैं अभी नहीं करती हूँ फिर ग्रोथ को पोस्टपोन कर रही हूँ। बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट भी कहा जा रहा है। पिछले एक साल में महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली, करोड़ों को बीमार किया। ऐसे में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान हेल्थ सेक्टर पर दिया। सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 137% का इजाफा किया है। पिछले साल हेल्थ बजट 94,000 करोड़ का था, जबकि इस साल 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया। ये क्रिटिसिज्म तो राहुल गांधी जी 15 दिन के एक बार बहुत बोलते हैं, और उसको मैं और बहुत सारे लोग भी फैक्ट्स के साथ उसको रिजेक्ट करते आते हैं। उनको पता नहीं कौन एडवाइस करते हैं, वो ही गाना गाते रहते हैं, वो जवाब देने के बावजूद भी। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को रहती हैं, क्योंकि बजट में सबसे अहम योगदान उन्हीं का होता है। लेकिन इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स पेयर्स को पहले की तरह टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सबसे ज्यादा ATC में बदलाव की मांग की जा रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया गया। पिछले साल के हिसाब से इस बार भी इनकम टैक्स पर 2 विकल्प मौजूद होंगे। हालांकि सरकार ने सीनियर सिटीजन पर विशेष ध्यान दिया है। 75 साल से अधिक बुजुर्गों को ITR फाइल नहीं करनी होगी। ये सुविधा पेंशन और ब्याज से आय पर दी जाएगी। इसमें कुछ संकोच करना या शर्म करने के लिए बात नहीं है। रोड्स लेके जा रहे हैं, पोर्ट्स लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे हैं, इसमें गलती क्या है? जनता को देने वाली जिम्मेदारी हर सरकार को है। लेकिन इस बजट से झटका आम लोगों को तब लगा जब सरकार ने ये कहा कि कुछ चीजों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मतलब जो सामान हम विदेश से आयात करते हैं वो चीजें महंगी हो जाएंगी। कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी से बढ़ाकर इसे 15% कर दिया गया है। मोबाइल और इससे जुड़े उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% तक बढ़ा दी गई है। ड्यूटी बढ़ने से मोबाइल फोन चार्जर, AC फ्रिज महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही कॉटन, रॉ सिल्क, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सोलर उपकरण भी महंगे हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण के बजट को साहसिक बजट बताया जा रहा है। बजट ऐसा है जिसमें देश की इकोनॉमी को बेहद जरूरी वैक्सीन दी है। साथ ही साथ बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी कई घोषणाएं की गई। बजट में पेट्रोल डीजल में एग्रीकल्चर सेस लगा है, लेकिन इससे दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोलियम पर लगा सेस किसानों की जेब में जाएगा। किसानों को कर्ज आसानी से मिल सके, इसके लिए एग्रीकल्चर लोन का लक्ष्य 16 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। इसके अलावा फसलों की सभी किस्मों के लिए 1.5 गुना ज्यादा MSP देने पर जोर दिया गया है। आम बजट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर फैलाया गया। कहा गया कि पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2.5 रुपए महंगा हो गया है, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर सेस और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगाया है, जिससे नाम दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। यानी आपके पेट्रोल और डीजल खरीदने का लाभ सीधा अब किसानों को मिलेगा, लेकिन इससे लेकर आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की दरों को कम करने के बाद एग्रीकल्चर सेस लगाया है। बजट में पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए 98 पैसे से घटाकर 1 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 12 रुपए से घटाकर 11 रुपए कर दिया गया है। इस तरह पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर कम हो गई है। इसी तरह डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को 4 रुपए 83 पैसे से घटाकर 1 रुपए 80 पैसे कर दिया गया है। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 9 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया गया है। इस तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर कम की गई है। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो सेस है उससे कंज्यूमर का 1 पैसा भी ज्यादा नहीं होगा। वो सेस जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगाया गया वो सिर्फ एक रीएडजस्टमेंट है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे पैसा लेने का। किसानों की जेब में पैसे डालने के लिए मोदी सरकार ने विदेश से आयात होने वाली कुछ और चीजों पर यह सेस लगाया है। गोल्ड बार 2.5%, विदेशी शराब 100%, क्रूड पाम ऑयल 17.5%, सोयाबीन ऑयल 20%, सनफ्लावर ऑयल 20%, विदेशी सेब 35%, विदेशी मटर 40%, विदेशी काबुली चना 30%, मसूर दाल 20%, विदेशी कपास 5%, विदेशी कोयला 1.5%। सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पैसे जमा करेगी और ये पैसा खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में किया जाएगा, जिससे खेती किसानी आसान हो, किसानों को सहूलियत हो, खेतों की पैदावार बढ़े और किसानों की आमदनी दोगुनी हो। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी 1 लाख करोड़ घोषणा होने के बावजूद अभी सेस के द्वारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़ तक अंदाजन अमाउंट होगा, वो जो स्टेट्स को जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। किसानों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। सरकार हर हाल में चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर कंफ्यूजन दूर किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे मानने को तैयार नहीं। अपनी आदत के मुताबिक केंद्र पर अटैक करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिससे महंगाई और बढ़ेगी। उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। 4 दिनों के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले उत्तर बंगाल पर तोहफों की बारिश कर दी है। एक सभा के दौरान ममता ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर उत्तर बंगाल के चाय बागान में काम करने वालों के साथ किए वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। আগের বার ইলেকশনের আগে বলেছিল 7 চাय बागान हम खुल देंगे, বলেছিল কি বলেনি? এই चाय बागान का मजदूर अगर कोई है तो आप लोगों को पता है कहा था कि नहीं कहा था? और आज क्या किया? फिर बोला हम 1000 को दिया, किसमें दिया? पहले तो जो बोला था वही नहीं किया। कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं। यही आपका काम है और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना। इसके साथ ही ममता ने केंद्र सरकार पर असम के सामने उत्तर बंगाल के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। कुछ बिहारे কেন চালাও না? কতদিন আগে থেকে রেডি করে দিয়েছি, বলুন আপনারা কেন চালাবে না? তোমরা আসামে করে দিয়েছো রিজিনাল কানেক্টিভিটি, আর বাংলা কি হ্যাংলা যে তোমাদের লজ্জা করে না যে তোমরা বালুরঘাট আমি রেডি করে দিয়েছি, মালদা রেডি করে দিয়েছি, কুচবিহার রেডি করে দিচ্ছি। এইগুলো করে দিলে লোকের কত সুবিধা হয়, কত যাতায়াত হয়। আর তোমরা যদি না চালাও আগামী দিন আমি কিন্তু চালিয়ে দেবো, আমি বলে দিলাম। আর তখন আমাকে বলবে না বেআইনি কাজ করেছে। ममता बजट को लेकर भी नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बजट है जिससे महंगाई बढ़ेगी। আবার দাম বাড়বে, তৈরি থাকুন। 2.5 টাকা করে পেট্রোলে এগ্রিকালচারাল যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তার মধ্যে আবার শেষ বসিয়েছে, এবং 4 টাকা ডিজেলে শেষ বসিয়েছে। চাষিরা ডিজেলের চাষ করতে গেলেও ওই শেষ আবার গেল।
শেষ আপনাদের শেষ করে দেবে। শেষের টাকা রাজ্য সরকার পায় না, টোটাল দিল্লি তুলে নিয়ে চলে যায়। একেবারে নীলকরের মতো, একেবারে জিজিয়া করের মতো এই টাকাগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ममता बनर्जी 4 फरवरी तक उत्तर बंगाल में रहेंगी, जहां आज अलीपुरद्वार में उनकी एक सभा होगी। यहां भी वो कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगी। 26 जनवरी की हिंसा के बाद सरकारी सख्ती से बौखलाए किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए देश भर में हाईवे ब्लॉक करने का प्लान बनाया है। 26 जनवरी और उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह का उपद्रव हुआ है, उसके बाद सरकार ने 69 दिनों से धरने पर बैठे किसानों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब इससे बौखलाए किसान संगठनों ने आंदोलन को और धार देने और सरकार पर दबाव बनाने के नए प्लान का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। आगामी शनिवार को किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए परेशान कर रही है। कभी इंटरनेट बंद किया जा रहा है, तो कभी गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार जो ये कर रही है, आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। इसी बीच विपक्ष ने आज संसद में किसानों का मुद्दा उठाने का प्लान बनाया है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। कांग्रेस की ओर से ये नोटिस गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने दिया है। कांग्रेस ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस और किसानों के आंदोलन पर चर्चा की मांग की है। साफ है, एक तरफ जहां किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। किसानों के नए ऐलान को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सड़क पर कील और रास्तों पर बाड़ लगाकर दिल्ली पुलिस ने ऐसी मोर्चाबंदी की है जिसे पार पाना उपद्रवियों के लिए मुमकिन नहीं होगा। किसानों को दिल्ली में एंटर करने से रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती तो बढ़ा दी गई है, साथ ही ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में घुस न पाए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे स्लैब में कील लगाकर सड़कों पर लगा दिए गए हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यहां तक पहुंचेगी, कील उसके टायर को पंक्चर कर देगी। नुकीले जो लोहे की कीले हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है और एक लाइन से एक लंबे दायरे में से लगाया गया है। अगर यहाँ से ट्रैक्टर गुजरते हैं ताकि उनके टायर को पंक्चर किया जा सके। तो कुल मिला के ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर कील लगाने के अलावा कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है, जिनके लिए सीमेंट के बोल्डर और कंटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 44 FIR और 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लाल किले के कैंपस में सुरक्षा बलों के जवानों पर तलवार से हमला करने के आरोप में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। आकाशप्रीत सिंह नाम के शख्स ने तलवार से हमला कर कई जवानों को घायल कर दिया था। आरोपी आकाशप्रीत सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम ने नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। CISF जवानों पर हमले के बाद उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने उसे नॉर्थ दिल्ली से दबोच लिया। उधर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में 44 लापता किसानों की तलाश के लिए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। इतना ही नहीं, जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी मदद के लिए भी पंजाब सरकार आगे आई है और किसानों के मुकदमे लड़ने के लिए 70 वकीलों की टीम बनाई गई है। ये वकील मुफ्त में किसानों के मुकदमे लड़ेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के सामने उठाया है और सरकार सुनिश्चित करेगी कि गुमशुदा लोग वापस लौटें। लखनऊ के एक पब में मामूली सी बात पर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट में लड़कियां भी शामिल हुई। मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा।
विभूतिखंड थाना क्षेत्र के समिट बिल्डिंग के एक पब में रविवार सोमवार की दरमियानी रात जमकर हंगामा हुआ। नशे में धुत लड़के लड़कियां एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस की भी नजर पड़ी। आला अफसरों ने संज्ञान लिया और बिल्डिंग के बाहर भारी फोर्स लगा दी गई। पब के अंदर जब अचानक लड़कियां झगड़ने लगी तो लोग सन्न रह गए। लड़कियां एक दूसरे पर हाथ चला रही थी और लोग वीडियो बना रहे थे। पब के अंदर कोहराम मचा था तो लॉबी में भी बवाल हो रहा था। इस लड़के पर 2 लड़कियों ने हमला कर दिया। उसके बाद लड़के ने इस लड़की को जमीन पर पटक दिया। फिर वहां मौजूद कुछ और लड़के इस हमलावर पर लात घुस्से चलाने लगे। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से विभूतिखंड थाने की फोर्स पहुंची हुई है, पूरे थाने की फोर्सेस यहाँ पहुंची हुई हैं, उससे अंदाजा लगाया सकता है कि पुलिस ने यहाँ पर किस तरीके की अब कार्रवाई की है। कश्मीर से सेना के मानवीय चेहरे की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। सेना के दिलेर जवानों ने एक प्रेग्नेंट महिला की जिंदगी बचाई तो वहीं एक विदेशी टूरिस्ट को भी मौत के मुंह से रेस्क्यू किया। भारतीय सेना जितनी बहादुर है उतनी ही संवेदनशील भी। कश्मीर में सेना के जवानों ने एक दिन में 3 ऐसे कारनामे किए जिनसे सेना के सेवा भाव वाले जज्बे का पता चलता है। कुपवाड़ा से लेकर गुलमर्ग तक जवानों ने जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचाई। कुपवाड़ा के कलारूस में भारी बर्फबारी की वजह से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो रहा था। तब कलारूस के कंपनी कमांडर से मदद की गुहार लगाई गई और चंद मिनट में सेना की जिप्सी मौके पर पहुंच गई। गाड़ी उड़ेगा नहीं ना, गाड़ी स्लिप मार रहा है पीछे। उठा लो भाई, बड़े भाई गर्भवती महिला की हालत खराब थी। ऐसे में सेना की जिप्सी में ही डिलीवरी करवाई गई। महिला ने बेटी को जन्म दिया। दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोनों जल्दी गाड़ी मेरे को भेज दी और उसका डिलीवरी हो गया गाड़ी में। फिर मैंने इकताली RR को फोन किया, फिर उसका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलमर्ग में स्कीइंग करते वक्त ब्रिटिश नागरिक स्टीवर्ट ट्रैक से भटक गए। घंटों तक उन्होंने भारी बर्फ में संघर्ष किया। तभी आर्मी पेट्रोल पार्टी की उन पर नजर पड़ी और उन्हें बचा लिया गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वहाँ इंडियन आर्मी मौजूद थी। मैं नदी में गिर गया था और भीग गया था। मुझे नए जूते मोजे दिए गए। एक शख्स मुझे वापस लाया। मैं भारतीय सेना और गुलमर्ग बटालियन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हरियाणा से आई ये कार अचानक एक नाले में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने मोर्चा संभाला। ठंड और बर्फीले पानी की परवाह न करते हुए एक एक कर 5 लोगों को कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल में पहुंचाया गया। और अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा इस वक्त भीषण बर्फबारी की चपेट में है। न्यूयॉर्क समेत दर्जनों शहर बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। बर्फीले तूफान ने सुपर पावर अमेरिका के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालत यह है कि सड़कों पर 22 इंच तक बर्फ की परत जमा है। लगातार बर्फबारी से हालात खराब होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिरी है। बर्फीले तूफान ने स्कूल और हवाई अड्डे तो बंद करवा ही दिए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम भी बंद हो गया है। तूफान और बर्फबारी से आउटडोर सबवे सर्विस को भी बंद करना पड़ा है। जो हाल न्यूयॉर्क का है वही हाल न्यू जर्सी का भी है। यहाँ 1 दिन की इमरजेंसी लगा दी गई है। बस और ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। पेंसिल्वेनिया में तो रोड ट्रांसपोर्ट जारी है, लेकिन सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा है कि मशीनों के जरिए उन्हें हटाया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मौत की बिल्डिंग।